इमरान नियाजी सियासत करें लेकिन हुदूद से तजावुज नहीं, मुल्क को तकसीम करने की बातें ना की जाएं। इमरान नियाजी का इंटरव्यू किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहली का सबूत है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। मुल्क को तकसीम करने की बातें करना इजहार राय नहीं, दुश्मन की जबान है। इमरान खान का बयान वफाक पर हमला है। पाकिस्तान के टुकड़े करने का ऐलान करने वाली हर जबान टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। ये इमरान खान नहीं बल्कि फॉरेन फंडिंग बोल रही है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। इमरान खान इक़्तिदार खो जाने पर हवास खो बैठा है। मुल्क के 3 टुकड़ों की बात वतन अजीज के लिए दी गई कुर्बानियों की तौहीन है। इमरान खान बताएं कि पाकिस्तान को तकसीम करने का नजरिया उन्हें किसने दिया। इस शख्स के मुआयने के लिए दिमागी और नफ्सियाती अमराज का माहिरीन का बोर्ड बनाया जाए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। सियासी क़यादत के इमरान खान के मुल्क मुखालिफ बयान की शदीद मसम्मत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एहतजाज। इमरान खान नौजवान नस्ल में नफरत के बीज बो रहा है। इमरान नियाजी नफरत और अदावत में पस्ती की आखिरी हद तक गिर गया। मौलाना फजलुर रहमान। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्की का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल। दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुश्तरका लोगों का इजरा। बाहमी तिजारती हुजम को 3 साल में $5 अरब तक ले जाने का अज़्म। आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल का आइंदा इजलास सितंबर में इस्लामाबाद में होगा। वजीर आजम की तुर्क सनतकारों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। माशी महाज पर अच्छी खबर। पाकिस्तान और चीन के दरमियान $2 अरब 30 करोड़ की रीफाइनेंसिंग पर इत्तेफाक। चीनी बैंकों के साथ कवायद और शराइत पर इत्तेफाक हो गया। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद ये रकम बहुत जल्द पाकिस्तान को मौसूल होगी। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। अमन व अमान में बेहतरी से बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। महफूज माहौल में बल्दियाती इंतखाबात का कामयाब इनेकाद हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा। मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आला तरबियत का हुसूल जरूरी है। आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का गुजरांवाला का दौरा। मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की गुजरांवाला हाफिजाबाद शाहरा की अपग्रेडेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हमजा शहबाज का गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज और टीचिंग अस्पताल का भी दौरा। अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशिशां हैं। अवाम ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च और मज़मूम मकासद को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के मजीद 6 अजला में ब्रॉडबैंड की जदीद सहूलतों की फराहमी। $5 अरब लागत के मनसूबे का इजरा। लाड़काना, बदीन, हैदराबाद, जामशोरो, कंबल, शहदाद कोट और दादू में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी। 42 लाख आबादी को तेज तरीन इंटरनेट की सर्विस मुयस्सर होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मुलाकात। तरक्याती उमूर और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम को उजागर करते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमें भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। सदर मुमलिकत। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ। मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के नाम पर खौफ की फजा। निहत्ते अफराद को धमकाने और हिरासा करने का सिलसिला भी जारी। मुतादिद नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन के लिए इमदाद की दूसरी खेप की रवानगी। इमदादी सामान में जरूरी अद्वियात, कंबल और राशन शामिल। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर ने सामान यूक्रेनी सफीर के हवाले किया। चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस का तनाज़ा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल हो। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर। सदर जो बाइडन की यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद की मंजूरी। जर्मनी का भी जदीद तैयारा शिकन मिसाइल और रडार फ्राहम करने का ऐलान। रूस का शदीद रद्द अमल। अमरीका और उसके इत्तहादी जंग को मजीद हवा दे रहे हैं। सदारती तर्जुमान।
इक्तिसादी राहदारी इलाकाई तरक्की का मंसूबा है। सीपैक को सबोताज करने के लिए किसी प्रोपेगेंडे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया अहम मंसूबे के हवाले से जाली खबरों को जगह न दे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का फोरम से खिताब। तरबेला 5 तोसी मंसूबे पर काम जारी। तकमील से 1530 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह का साइट का दौरा। मंसूबे पर ब्रीफिंग। मंसूबा 2025 में मुकम्मल होगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में शदीद गर्मी। दादू और जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री पर। शहीद बेनसीराबाद, रोहड़ी, खैरपुर और बहावलपुर में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड। मुल्तान 44 डिग्री, लाहौर और सरगोदा 43 डिग्री, फैसलाबाद 42 और पेशावर में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है इमरान न्याजी सियासत करें लेकिन हुदूद से तजावुज न करें। मुल्क को तकसीम की बातें ना की जाएं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी का इंटरव्यू किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहली का सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे वक्त में जब हम तुर्की में ताउन को फरोग देने के लिए मुआहिदों पर दस्तखत कर रहे थे, इमरान न्याजी मुल्क को धमकियां दे रहा था। उधर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहते हैं कि इमरान खान की नफरत पर मबनी तकरीर आइन और मुल्क के खिलाफ है। मुल्क को तकसीम करने की बातें करना इजहार राय नहीं बल्कि दुश्मन की जबान है। एक बयान में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान के बयानात वफाक पर हमला है, इदारों की तबाही और एटमी प्रोग्राम छिन जाने की बात दुश्मन करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े करने का ऐलान करने वाली हर जबान टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। इमरान खान की इस हालत की तकरीर टीवी पर नशर नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान नहीं बल्कि फॉरेन फंडिंग बोल रही है। इमरान न्याजी के मुल्क के खिलाफ बयानात पर कौम का रद्द-ए-अमल रोकना मुमकिन नहीं होगा। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान के बयानात आइन, इदारों, अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। इक़्तिदार न रहे तो आइन, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, वफाक पर हमला एक बीमार ज़हनियत की अक्कासी है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान इक़्तिदार खो जाने पर हवास खो बैठा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के 3 टुकड़ों की बात वतन अजीज के लिए दी गई कुर्बानियों की तौहीन है। इमरान खान बताएं कि पाकिस्तान को तकसीम करने का नजरिया उन्हें किसने दिया। इस शख्स के मुआयने के लिए दिमागी और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का बोर्ड बनाया जाए। तफसील बताएंगे इमरान मनसब खान। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का ख्वाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था। जब उन्होंने वो इरादा किया तो इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था, और उसके बाद जब नवाज शरीफ ने 98 में वो धमाके किए और पाकिस्तान को रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के फजलो करम से एटॉमिक पावर बना दिया, तो तब भी इमरान खान बैरून मुल्क अयाशी कर रहा था। आपको किसने हक दिया है कि जिस एटमी पाकिस्तान के लिए सियासतदानों ने कुर्बानी दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी, उसकी कीमत सियासी चुकाई, नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी, उसकी सियासी कीमत चुकाई, और उसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने कुर्बानियाँ दी। आपको किसने हक दिया है कि आप अपनी गंदी जुबान से पाकिस्तान का और एटॉमिक प्रोग्राम का नाम भी लें? इमरान खान के मुतनाज़ा बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान काबिल मुज़म्मत है, जिस पर सारी कौम को गुस्सा है। इमरान खान इक़्तिदार के लिए होश खो बैठे हैं। हुकूमत से अपील करती हूँ कि दिमागी और नफ्सियाती अमराज के लिए एक टीम तश्कील दे जो इमरान खान का मायना करे। जिस कुर्सी के सोग में वो हलकान हुए जा रहे हैं, जिस इक़्तिदार के खो जाने पर वो अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं, वो इक़्तिदार, वो कुर्सी, वो मैंडेट उनका कभी था ही नहीं। वो छीना हुआ मैंडेट था, वो जाली मैंडेट था। मरियम नवाज ने कहा कि इक़्तिदार की खातिर किसी शख्स को इतना बौखलाहट का शिकार होते नहीं देखा। इमरान खान अपनी नाकामी का मलबा मुल्क पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की हर जुल्म को सह कर एक ही आवाज आई, और वो आवाज थी पाकिस्तान जिंदाबाद। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हुए, बेनज़ीर भुट्टो अपनी जान से गईं, उनकी शहादत हुई, लेकिन क्या आवाज आई? पाकिस्तान खपे। ANP के साथ क्या ज्यादतियां नहीं हुई?
उन्होंने भी अपनी जानों के नजराने दिए हैं, लेकिन कभी किसी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि मुल्क के खुदा न खास्ता टुकड़े हो जाएंगे। सबकी एक ही आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान खपे। आपकी मंतक क्या है कि मेरा इक्तदार हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा इक्तदार ना हो तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएं? ये है आपकी सियासत? तोहफे आप पर। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम से कहती हूँ मेरी हिमायत न करें और ना ही हुकूमत को सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं। हमें इस फितने के शर से मुल्क को बचाना है। इमरान मनसफ खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सियासी क़यादत ने इमरान खान के मुल्क मुखालिफ बयान की शदीद मजम्मत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि कोई भी पाकिस्तानी मुल्क के टुकड़े करने की बात नहीं कर सकता। ये ज़बानी एक पाकिस्तानी की नहीं बल्कि मोदी की है। उन्होंने कहा इमरान खान को मालूम होना चाहिए कि दुनिया में इक़्तिदार ही सब कुछ नहीं होता। बहादुर बनकर अपने पाँव पर खड़े हों और सियासत करना सीख लें। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों को हिदायत की कि इमरान खान के नापाक बयान पर गली गली एहतजाज करें। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि कौमी सलामती के बारे में इमरान न्याजी का गैर जिम्मेदाराना बयान पूरी कौम की तजलील है। पाकिस्तान की सलामती और कौमी वहदत का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ रियासत नहीं बल्कि पूरी कौम की यकसां जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बहादुर कौम इमरान न्याजी से पूछेगी कि मुल्क की सलामती के बारे में उनके मायूस कुन ख्यालात किसका एजेंडा है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान न्याजी का मुल्क के 3 टुकड़े करने और एटमी असासों के बारे में बयान दरअसल आलमी कुव्वतों के अज़ाइम की नुमाइंदगी करता है। शिकस्त खुर्दा न्याजी मायूसी के आलम में कौम को इज्तिमाई खुदकुशी की तरगीब दे रहा है। सेनेट इजलास में भी इमरान खान के रियासत मुखालिफ बयान का जिक्र रहा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुल्क की तकसीम की बातों और इदारों पर इल्जामात को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते उन्हें अपने हल्फ की पासदारी करनी चाहिए थी। इजलास की तफसील बता रहे हैं नमूद मुस्लिम। सेनेट का इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत हुआ। साबिक वज़ीर आज़म की मुल्क की सालमियत से मुतल्लिक बयान पर सेनेट में कायदे ऐवान आज़म नज़ीर तारड़ ने तहरीक इल्तवा पर कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात से पूरे मुल्क में बेचैनी फैली है। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान हैं तो हम सब हैं। पाकिस्तान की सालमियत के बारे में बात करते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए और फिर उस शख्स को जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा जमहूरी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड ऑफिस है उस पे रहे हों 3.5 साल से ज़ायद अरसा, उनके मुंह से ये बातें जो हैं ये किसी साजिश के अलावा नहीं निकल सकती। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि इमरान खान के मुल्क दुश्मन बयान से साजिश की बू आ रही है। ये कहना कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा तो ये एज अ पाकिस्तानी तो नहीं कहना चाहिए, और ये कहना कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट या फौज तबाह हो जाएगी तो आपके मुखालिफ भी तो यही कहते होंगे दुश्मन, और फिर ये कहना कि दिवालिया हो जाएगा मुल्क, फिर उसके बाद कहना कि आपके जो एटमी जो आपके एसेट्स हैं वो भी नहीं रहेंगे। मैं समझता हूं कि हम इसको कंडेम करते हैं। दूसरे अरकान ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को गैर जिम्मेदाराना बयानात से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, किसी के इक़्तिदार से चले जाने के बाइस मुल्क नहीं टूट सकता। तवज्जो दिलाओ नोटिस पर खजाने के बारे में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर आयशा गौस ने कहा कि हमें इंतहाई कमजोर मीशत विरसे में मिली। इमरान खान अपनी तकरीरों में भी खराब मीशत का जिक्र करते रहे हैं, जबकि उनकी नाकिस पॉलिसियों ने इस मीशत को मजीद नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि मीशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए IMF जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। वक्फा सवालात में वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ शहादत अवान ने कहा कि रेलवे इंजन लोकोमोटिव खरीदे गए थे, इनकी खरीदारी के लिए तमाम कानूनी अमल मुकम्मल किया गया। साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से अदारे को काफी नुकसान हुआ है। पार्लिमानी अमूर के वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने बताया कि इमरान खान की हुकूमत ने रेलवे को बेहतर बनाने के लिए कोई फंड जारी नहीं किया, जिसकी वजह से रेलवे की सूरत हाल खराब से खराब तर हो गई। सेनेट का इजलास सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान के बयान से हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के जज्बात को ठेस पहुंची है। इमरान न्याजी मुल्क दुश्मन कुव्वतों के आला कार बने हुए हैं। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे रिजवान आरिफ। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि जो शख्स वजीर आजम के मनसब पर रहा हो और वो इस तरह के मुल्क दुश्मन बयानात दे तो उस मुल्क को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाने और मईशत को तबाह करने में अपना किरदार अदा किया। इमरान न्याजी साहब जब हुकूमत में थे उस वक्त भी मुसलसल पाकिस्तानी कौम
सबसे पहले तो ये कि आज आपको पता है कि एक 25 मार्च को चीन से 15 बिलियन RMB का जो तकरीबन 2.35 अरब डॉलर बनते हैं, उसका एक लोन था जो कि 25 तारीख को ड्यू था और वो चीन ने वापस ले लिया था और कहा था कि हम एक हफ़्ते में शायद वापस कर देंगे, वो या उस वक़्त ये ख़बर आई थी, लेकिन वो नहीं किया गया था। और उसके बाद फिर चीन ने काफ़ी मुश्किल शराइत उस पर रख दी थी, जिसके तहत हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे अपने रिज़र्व में। और साथ साथ चीन ने जो अपना शरह सूद था वो भी काफ़ी ज़्यादा बताया था। उसके बाद हम काफ़ी अरसे से चीन से बातचीत करते रहे। फिर उसके बाद जब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ ले गए बीजिंग और इनकी बात हुई उनके फॉरेन मिनिस्टर से, मिस्टर वैंग से, तो उस पर एक मुस्बत डेवलपमेंट हुई। और फिर ख़ास तौर पर जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की प्रीमियर ली से बात हुई तो ये तय हुआ कि न सिर्फ ये लोन वो हमको वापस रोल कर देंगे या वापस नया लोन इशू कर देंगे, लेकिन शरह सूद भी कम कर देंगे। फिर कुछ 3-4-5 दिन बाद हमको लेटर मिल गया आज, जिसके तहत चीन ने ये बड़ी खुशाइन बात है कि वो फ़ैसला किया कि वो पैसे हमें दे देंगे, जो इंशाल्लाह चंद दिनों में हमें वसूल हो जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा अच्छी ख़बर है वो ये है कि जबकि उन्होंने पिछली मरतबा शंघाई इंटरबैंक बोरोइंग रेट से 2.5% ज़्यादा लिया था, शिबोर प्लस 2.5 पे था, इस बार वो शिबोर प्लस 1.5 पे है। तो 1% शरह सूद में भी पिछले लोन से 2019 के लोन से रेट कम हो गया है। इससे हमारा ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट को इस्तेहकाम मिलेगा। मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि डॉलर भी, अब रुपया भी स्टेबल हो रहा है और आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये अपनी जो ऊंचाई की तरफ जो जाना शुरू हुआ है वो इंशाअल्लाह बरकरार रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते जब मैं हाज़िर हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त शाम के, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि पेट्रोल वगैरह की कीमत बढ़ाई थी और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि फिर भी पेट्रोल में, डीज़ल में ख़ास तौर पर काफ़ी नुकसान है और हमको ये रिविज़िट करना पड़ेगा। और IMF के जो माहिदा किया है शौकत तरीन साहब ने और इमरान खान साहब ने, उसके तहत तो ना सिर्फ सब्सिडी नहीं हो सकती बल्कि 30 रुपए का इस पर लेवी लगनी चाहिए और उसके ऊपर 17% टैक्स लगना चाहिए। तो तकरीबन 60-70 रुपए का टैक्स और सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए। जबकि हम आज भी 54 रुपए की सब्सिडी पे डीज़ल पे दे रहे हैं। तो शौकत तरीन के फार्मूले के हिसाब से तो 120-130 रुपये रेट बढ़ जाना चाहिए। हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, लेकिन ये रेट बढ़ाना नागुज़ीर है। और क्यों है मैं भी बता दूँ आपको। एक तो ये कि जो इमरान खान साहब और शौकत तरीन साहब ने IMF से माहिदा किया है उसके तहत ये करना ज़रूरी है ये अगली ट्रांच के लिए। लेकिन दूसरा ये है कि इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो इतना ज़्यादा है। 54 रुपये लीटर पे अगर नुकसान हो रहा है मिसाल के तौर पर डीज़ल पे, और एक अरब लीटर बिकता है पाकिस्तान में, तो 54 अरब रुपए का नुकसान एक महीने में हो जाता है। इसी तरह अगर 37 रुपये का नुकसान पेट्रोल पे हो रहा है, जो कि हो रहा है, और 1 अरब बिक जाता है तो वो 37 अरब रुपए ये हो जाता है। तो ये दोनों मिलाकर 54 और 37 मिलाकर तकरीबन 91 अरब रुपए हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पोजीशन है मैं आपको बता रहा हूँ कीमतों की, ये थी 31 मई की माफ़ कीजिएगा। उस 31 मई के बाद आपने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइस और भी बढ़ गई है। अगर उस दिन 110 थी तो मेरे ख्याल से कल 123 की प्राइस हो गई थी। तो बैनुल-अक़वामी मंडी में इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है, और क्योंकि इसकी प्राइस मज़ीद बढ़ रही है तो इसका नुकसान बढ़ता जा रहा है। और शायद 15 तारीख को अगर जो नई समरी आती है ओगरा की तरफ से तो वो उसमें और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और 120-130 अरब रुपए का नुकसान हो जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी गुजारिश करी थी कि अगर आप इसके कंजम्पशन पैटर्न्स को देखें तो डीज़ल कौन इस्तेमाल करता है और पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है, तो सभी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि गाड़ी वाले पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिसकी बड़ी गाड़ी होती है उसका पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गरीब लोगों को ज़ाहिर इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होता है प्राइस बढ़ाने का। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सस्ता पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम का इनक़ता किया, वो स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, और उसके तहत 1,40,00,000 घरानों को 2,000 रुपये महीना दिया गया, जिससे 28 अरब रुपये हमने जून में दिया गया।
और हमारी पूरी वो है कि इसको इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं इनफाल हमको यकीनी बनाएंगे कि इसको हम अगले साल कंटिन्यू करें। बजट के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसको डाल देंगे। और जैसा मैंने आपसे गुजारिश करी थी शायद पिछली मरतबा भी कि पिछली इस महीने क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं होना चाह रहे थे और एक पहली मरतबा शुरू कर रहे थे और जल्द शुरू करना था, तो हमने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 7.4 मिलियन रेसिपिएंट्स हैं, 74 लाख रेसिपिएंट्स, उनको भी ये स्टाइपेंड दी, उनको भी ये मुआवजा दिया अगर कहना चाहें इस तरह। और जो इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनकी 40,000 रुपये से आमदन कम है और अगर वो हमको फ़ोन करते हैं 786 पे और उनको हम रजिस्टर करेंगे और उनको भी दे देंगे। तो इस बार हम 1,40,00,000 लोगों को देंगे पैसे, जिसमें से कुछ लोगों को डबल मिल रहे होंगे, लेकिन अगली मरतबा ऑब्वियसली डबलिंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये पैसे जो है अल्लाह की मेहरबानी से इंशाअल्लाह ताला हम ये देते रहेंगे गरीब लोगों का साथ रखने के लिए। पिछली मरतबा भी आपको पता है कि जब हमें नुकसान हो रहा था तो हमने 30 रुपये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी। आज भी हम पेट्रोल की प्राइस उतनी ही बढ़ाएंगे, तो वो 3 जून से 12 बजे रात से ये लागू हो जाएगी प्राइस। और पेट्रोल की प्राइस जो है वो 1 रुपये 79 पैसे 179 रुपीज़ 86 पैसे से बढ़कर 209 रुपये 86 पैसे हो जाएगी। डीज़ल के अंदर भी 30 रुपये, इसके बावजूद भी अभी 9 रुपये, तकरीबन 9 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल पर नुकसान हो रहा है हुकूमत को। इस पर 1 पैसा भी टैक्स नहीं है, इस पर नुकसान हो रहा है। इसी तरह डीज़ल के ऊपर हम 174 रुपये 15 पैसे का बेच रहे थे, इस पर भी 30 रुपये प्राइस बढ़ाएंगे और इस पर 204 रुपये 15 पैसे का हो जाएगा। इस पर अब भी ये प्राइस बढ़ाने के बाद भी अब भी 23 रुपये का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। लाइट डीज़ल ऑयल के ऊपर 148 रुपये की कीमत थी, 148 रुपये 31 पैसे की, इसके ऊपर भी 30 रुपये बढ़ाया गया है और उसके ऊपर 178 रुपये 31 पैसे कीमत होगी। और आखिर में केरोसिन के ऊपर हमने 26 रुपये 38 पैसे सिर्फ बढ़ाए हैं और वो 155 रुपये 56 पैसे से बढ़ के 181 रुपये 94 पैसे हो जाएगी। लेकिन केरोसिन को 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाया गया जी, 155 रुपये 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपये 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपये 94 पैसे हो गई। ये 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाई गई है कि इस पे अब ज़ीरो नुकसान हो गया। अगर हम 30 बढ़ाते तो इस पर 3-4 रुपये टैक्स मिल जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। हम इस पर टैक्स इस वक्त नहीं लेना चाह रहे, तो इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं है। तो ये केरोसिन वाहिद चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। बाकी लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। हम साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि हम सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये अब इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल मुमकान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पे 70 रुपये की बेचते रहेंगे और आटा जो है वो 40 रुपये किलो बेचते रहेंगे। इसकी सब्सिडी हम सारा साल करते रहेंगे, तो गरीब लोगों को वहाँ पर कम से कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। चीनी आपको 70 रुपये की और आटा 40 रुपये किलो मिलेगा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से। इसके अलावा सूबे चाहे, मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो 45 रुपये में शायद आटा बेच रहा है सूबे के अंदर, बाकी सूबों का मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली पता। और मैं इनकरेज करूँगा तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को कि वो भी अपनी सूबों के अंदर ये सब्सिडी दें। हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में तेल के ऊपर, खुर्दनी तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर भी 100 रुपये, घी के ऊपर 100 रुपये किलो सब्सिडी दे रहे हैं और चावल और दाल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ शायद 15 रुपये की ग़ालिबन। तो ये सब्सिडी चावल और दाल की भी कुछ अरसे तक चलेगी, ये सब्सिडी घी की भी इंशाल्लाह कुछ अरसे तक चलेगी, लेकिन आटे की और चीनी की सब्सिडी पूरा साल चलेगी। ये शहबाज शरीफ साहब ने फ़ैसला फरमा दिया है, तो इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे हम। तो हम ये समझते हैं कि इससे महंगाई आएगी, लेकिन हम ये बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी वो फ़ैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है। शौकत साहब ने जो फ़ैसले करे हैं, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे, लेकिन ये मजबूरी थी। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि एक एमनेस्टी भी उन्होंने दे दी थी
जिसके अंदर आज तक कोई टेकर नहीं आया है, तो वो एमनेस्टी भी 2 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस, तो उसको भी हम लाया कि टेकअप नहीं करेंगे, तो एमनेस्टी भी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ बात करना चाहता था। अगर किसी को सवाल हो। जी खालिक भाई। सर ये बताएं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद IMF के दिन आपने एग्री कर ली है, उसकी बेसिस के ऊपर ये कर रहे हैं कि अभी भी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं एक, और दूसरा ये कि आज नेपरा ने 8 रुपये फी यूनिट इजाफे की आपको रिकमेंडेशन की है, जो अपनी जजमेंट है वो, तो ये ऑन टॉप ऑफ वो 5 रुपीज़ है जो इमरान खान ने सब्सिडी दी। तो ये बताइए कि 1 जुलाई से सारी अब बंस होगी या इसमें से कुछ आप क्या करेंगे? जी, पहली बात ये कि देखें, IMF से जो माहिदा इंशाल्लाह होगा, और हमें यकीन है कि जून के अंदर ये माहिदा हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन IMF बजट भी देखना चाह रहा है, तो हम जो भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो बजट तक इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। IMF से रोज़ बात हो रही है, डेली बेसिस पे बातचीत होती है, कभी अच्छी बात होती है, कभी नहीं भी होती है, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि हर बात हम उनकी नहीं मान सकते, कुछ बातें इनकी माननी भी पड़ती हैं। तो अब जो इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए हैं शौकत तरीन साहब ने, या उससे पहले जो भी लीडरान ने करे हुए हैं पिछली हुकूमत के, उसके असर से मैं बहुत ज़्यादा तो डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कर लेता हूँ। मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा जून के अंदर मिसाल के तौर पे, लेकिन आई थिंक कि सब्सिडी ख़त्म करनी होगी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक बिजली की आपने बात करी, तो ये बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है, जहाँ तक मैंने देखी नहीं है इनकी रिपोर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है, तो ये अभी लागू नहीं होती है। ये मेरे ख्याल से जून की बिल में तो लागू नहीं होगी फॉर श्योर। तो जून की जो 12 तारीख को बिलिंग साइकिल होगी उसमें ये लागू नहीं होगी। वो जुलाई के अंदर जब पावर सेक्टर इसके ऊपर जब समरी लेकर आएगा तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये लागू नहीं होती। जी मेहताब भाई। सर, बुनियादी तौर पे अगर IMF के साथ आपकी चीज़ें एग्री होने जा रही हैं, तो प्रायर एक्शंस कौन कौन से हैं? ये मैं और आप बैठे हुए ना यहाँ पे ये भी एक प्रायर एक्शन है। नहीं, प्रायर एक्शन नहीं देंगे अभी, तो जब इनसे एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद कुछ शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रायर एक्शन हो जो उनके बोर्ड के उससे पहले हों। लेकिन एक जो चीज़ IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पे सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने माहदे के ख़िलाफ़, जो दीगर सब्सिडियाँ दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको ख़त्म किया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक DLTL होता है जो आप रिबेट्स देते हैं एक्सपोर्टर्स को, 8 महीने तक ECC लेकर बैठा रहा, उसने अप्रूव नहीं किया, और 29 मार्च को जाने से 2-4 दिन पहले जब उनको पता थी कि वो जा रहे हैं, इन्होंने अप्रूव किया, सिर्फ हमको प्रेशर डालने के लिए। लेकिन तो अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं तो वो भी हम वो कर जाते। अब उनके जो पैसे थे पिछले सालों के 42 अरब रुपए के इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो अप्रूव कर चुका है, तो क्यों नहीं पैसे दिए इन्होंने? तो वो पैसे दे देते, वो उन्होंने नहीं दिए पैसे। खैर हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मार्च के महीने में, मार्च के 15 तारीख के बाद से तो इन्होंने यही सिर्फ करा है कि जहाँ जहाँ सुरंगें बिछा सकते हैं बिछाएं। जी शबाज, फिर उधर आ जाऊँगा, एक मिनट इसके शबाज आपके पास। शौकत तरीन साहब से लेके अब तक आप जो IMF कह रहा है वो आप लोग मान रहे हैं, पहले थोड़ा सा रजिस्ट करते हैं फिर मानते हैं, क्योंकि आपकी कमिटमेंट्स वहाँ भी हुई थी। अब एक बहुत बड़ी चीज़ अभी जो रह गई है, वन ऑफ द थिंग्स नॉट ओनली कि सैलरी क्लास के ऊपर IMF का जो दबाव है स्लैब्स कम करने का, वो अभी भी वो उसके ऊपर खड़े थे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला दबाव भी आप ले लेंगे या नहीं? और सेकेंडली, क्या आप ये जो मुख्तलिफ एपिसोड्स में, फेजेस में आप चीज़ें कर रहे हैं और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि IMF से मुआहदा हो जाएगा, क्या ये ज़रूरी नहीं था कि ये सारी चीज़ें वंस फॉर ऑल आप करते और उसके साथ ही एग्रीमेंट अनाउंस करते ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाती? देखिए, हम कोई स्प्रिंट नहीं कर रहे, लंबी रेस में है। हमको मतलब पाकिस्तान को बेहतर करना है और उसकी मईशत को बेहतर करना है। जो जितना इमरान खान साहब ने इस मईशत को पीछे ढकेला है, 4.25 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज़ इन्होंने बढ़ाया है, जो अवाम जानते हैं कि 25,000 अरब रुपए का कर्ज़ लिया गया था 71 सालों में। 71 सालों में 25,000 अरब का कर्ज़ लिया गया, और सिर्फ 4.25 सालों में इन्होंने 20,000 अरब का कर्ज़ ले लिया, यानी कि 80% कर्ज़ ले लिया, उतना जो 71 सालों में लिया गया था। ये खान साहब की हुकूमत की हकीकत है। खान साहब ने 2 करोड़ लोगों को ख़त गुरबत के नीचे डाल दिया। खान साहब ने 60 लाख लोगों को बेरोज़गार कर दिया। खान साहब ने पाकिस्तान के 4 हाईएस्ट बजट डेफिसिट्स दिए आपको। खान साहब ने 9.1% ऑफ GDP, मेरे ख्याल से सेकंड हाईएस्ट बजट डेफिसिट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दिया। खान साहब ने नेगेटिव ग्रोथ आपको दी है जो 1952 के बाद दी है, मतलब 9.1 हाईएस्ट डेफिसिट था। और
सेकंड हाईएस्ट जो ज़ीरो नेगेटिव ग्रोथ दी है वो सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दी है। तो खान साहब ने नए तारीख रकम की है, मईशत के खिलाफ कोई मईशत के हक़ में नहीं करी। ये टर्फ लोन देकर जो ये ग्रोथ लेकर आए, जिसकी वजह से आज करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है $6 बिलियन का 2 महीने के अंदर जो है रिजर्व गिर गया है। मैं उधर आ गया, अब मैं आ रहा हूँ आपके पास आऊँगा इधर। जी शोएब भाई जी एक मिनट। सैलरी वाले पे वो मैं हबीब जालिब की नज़म है ना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानूंगा इंशाल्लाह। जी शोएब भाई मैं आता हूँ, सबके पास आऊँगा जी। उसके बाद शोएब भाई आपके पास आपसे जो बंदा 40 साल आप तनख्वाह के ऊपर दे रहे हैं, इसके अलावा के साथ लोग हैं ना, कैसे गुजारेगा? ये बात आपकी एकदम शोएब भाई एकदम दुरुस्त है। इसीलिए जो है वो शहबाज राना साहब की जो बात कर रहे थे कि यकमुश्त बढ़ा लो, हमने नहीं बढ़ाया। हम जितनी कोशिश कर सकते हैं, जितना सख्त सह सकते हैं उसको सह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि इस वक्त जो सब्सिडी का हाल था, 120 अरब रुपए का नुकसान होता हुकूमत पाकिस्तान को। ये हुकूमत पाकिस्तान पूरी हुकूमत चलाने का ख़र्चा 40 अरब रुपए, एक महीने का पूरी हुकूमत चलाने का ख़र्चा 40 अरब रुपए है। हम 120 अरब रुपए पेट्रोल में कैसे फूंक सकते हैं मेरे भाई? कैसे सब्सिडी दे सकते हैं? क्या हुकूमत को बैंकरप्ट करूँगा? क्या अपने मुल्क को खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जाऊँगा? मैं क्या करूँगा? मेरे पास क्या ऑप्शन था? आप समझते हैं कि ये हम खुशी से कर रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब आसानी से कर रहे हैं? मतलब ये बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन अब मजबूरी है कि हमको ये, आप जानते हैं कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस नहीं आता तो इमरान खान साहब भी ये नहीं करते। ये आज जो बातें कर रहे हैं इमरान खान साहब, गैर जिम्मेदारी की बातें कर रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा। एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को ऐसा नहीं कहना चाहिए। जो मुल्क खुदा न खास्ता माज़अल्लाह टूट जाएगा, ये साबिक वज़ीर आज़म ये कह रहा है इस मुल्क का, तो ये क्या हम उस तरफ लेके जाते मुल्क को? जी अशरफ साहब जी 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 पहला वाला आपका स्टेट बैंक के गवर्नर पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब आज तशरीफ़ लाएंगे। हम कल या आज या कल में मैं उनसे मशवरा कर लूँगा, फिर जैसा वो फैसला फरमाएंगे वो हो जाएगा। पहला आपका सवाल था जी एक्सटेंशन प्रोग्राम की। हमने वो इनसे गुजारिश करी है, IMF से बात करी है, वो इन पर इनफैक्ट बड़ी सहमत हैं, बड़े खुश हैं। लेकिन वो जो प्रोग्राम के एग्रीमेंट होगा तो उस पर वो आ जाएगा। मैंने $2 अरब की एक्सटेंशन भी कही है। मैंने कहा ये तो होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर भी हम IMF को भी किस्तें दे रहे होंगे वापस करने की, जो पुराने लोन थे। और अगर हम नेक्स्ट ईयर IMF किस्त हमको नहीं दे रहा होगा और हम दे रहे होंगे, तो प्रोग्राम में ये कैसे हो सकता है कि हम प्रोग्राम में भी हों IMF के और हम IMF को पैसे दे रहे हों? लिहाजा वो बढ़ाना तकरीबन उनको ज़रूरी है, लेकिन देखें क्या होता है। जी मैं अब आऊँगा आपके पास। जी ये जो प्राइसेस आपने अनाउंस किए हैं 30 रुपीज़ पर लीटर, जी ये आप 31 मई को बढ़ानी थी, तो ये 2 दिन का गैप दे के क्या आप आवाम को गुमराह करना चाह रहे हैं? नंबर 1। दूसरी बात ये है सर कि आपको बाहर बैठे हुए नजर आ रही थी कि ये सारी चीजें भी वो कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट में आते ही आपने ये सारा बर्डन वहां पे डाल दिया। इमरान को छोड़े, साबिक गवर्नमेंट को छोड़े, आप पब्लिक का सोचे ना। आप गवर्नमेंट के जो अखराजात है वो क्यों नहीं कम करते? आप उन पर बर्डन क्यों डाल रहे हैं? मैं ये बड़ा अच्छा आपके बड़ी अच्छी बात है आपने की है। और एक दिन मेरे किसी जानने वाले ने भी, अजीज़ ने भी मुझे एक मैसेज भेजा था कि आप हुकूमत के नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स में 10% कमी कर लें। तो मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को ज़रा सा गौर से सुनें कि पूरी हुकूमत जो है ना वो 40 अरब पे चलती है एक महीने की, पूरी हुकूमत। तो ख़र्चा अगर नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स को मैं 10% कम करता हूँ तो 2 अरब रुपये महीने के बचा लूँगा, क्योंकि 20 अरब रुपये सैलरी के होंगे, 20 अरब रुपये अदर एक्सपेंसेस के होंगे, तो 2 अरब रुपये बचा लूँगा। चलो मैं टोटल हुकूमत के खर्चे कम कर देता हूँ 10% से, तो 4 अरब महीने के बचा लूँगा। यहाँ पे आप 4 अरब रुपए एक दिन की सब्सिडी दे रहे हैं। इस सब्सिडी का हजम इतना बड़ा है। आप देखें, मुझे बतलाइए कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2-4 दिन मुशर्रफ साहब के ज़माने के अलावा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुकूमत ने नुकसान पे पेट्रोल बेचा है? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर हमेशा हुकूमत ने सबसे ज़्यादा आमदन अगर किसी एक हेड में ली है तो वो पेट्रोल के ऊपर टैक्सों में ली गई है? हाँ। क्या खान साहब की हुकूमत में भी इन्होंने 30 रुपये लेवी नहीं लगाई थी? जी हाँ। क्या उन्होंने IMF से ये वादा नहीं किया था कि हम 4 रुपये बढ़ा के 30 रुपये तक ले जाएंगे और 21 रुपये या 17 रुपये थी? जी हाँ। 10% उस वक्त सेल टैक्स था? जी हाँ। तो मुझे बताएं कि मैं कैसे नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ? ये मैं मतलब ये कि देखें, ये पैसे जो आप
ज़्यादा आज पेट्रोल की मद में देंगे, आपके पास दूसरी चॉइस क्या थी? अगर नहीं देते और खुदा न खास्ता ये रुपया जो है वो डिवैल्यू हो जाता 200-250 रुपये, तो क्या महंगाई नहीं आती? तो दोनों तरफ से हम फंसे हुए थे। इधर सवाल एक लेके फिर उधर आता हूँ। जी भाई आप इसके बाद आपके पास। जी आपने कहा है कि IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उन्होंने किया है, उसके मुताबिक ये है, और आप ये भी कह रहे हैं कि जून में मायदा हो जाएगा। इस मायदे के तहत लाइट डीजल पर PDL और पेट्रोल पर 30% करना है या 30 रुपये करना है, और GST 17%, और सब्सिडी भी आप अभी भी इस 30 रुपये इंक्रीज के बाद दी है। तो उस एग्रीमेंट से पहले ये तमाम चीज़ें पास आन होंगी। मैंने फिर एक मरतबा गुजारिश कर दूं कि हम इंशाअल्लाह ताला कोई टैक्स नहीं लगाएंगे पूरे जून के महीने में, नंबर 1। नंबर 2, वो जब मुआहदा होगा तो आप देख लेंगे कि वो वाला मुआहदा नहीं होगा, हम उसको चेंज करेंगे। जो तीसरी चीज़ जो है, और ये मैं लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुका हूँ, और इस बार मैं लेट मी क्लियर दिस कि ये जो कीमत बढ़ा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि IMF जो भी कहता हो ये बात सही है। आप हुकूमत पाकिस्तान नुकसान में थोड़ी बेच सकती है डीजल और पेट्रोल। मतलब आप ये सोचो इस किस्म का नुकसान में, जो हुकूमत 40 अरब रुपए में पूरी हुकूमत चलती है, वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे सकती है। जिन ममालिक से आप जाके इमदाद मांगते हैं, पैकेजेस मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, जो कि तेल पैदा करते हैं, वो ममालिक से भी आप सस्ता पेट्रोल डीजल बेच सकते हैं। आज ईरान से डीजल आना बंद हो गया पाकिस्तान में स्मगल, क्योंकि हम इतना सस्ता डीजल बेच रहे हैं। तो ये आप छोड़ दें IMF क्या कहती है, आप अपनी भी तो सोच लगाएं ना। हम भी तो पाकिस्तानी इस मुल्क के ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं ना। हम क्या ये बेचना, ये मुल्क क्या इसका, ये मईशत क्या इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? जी मैं आप इसके जी भाई वो भाई जी ये बार-बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अखराजात कम भी कर दे तो 4 अरब रुपये बचेंगे। तो उनकी चीज़ ऐसी माने हैं कि आप गवर्नमेंट से हट के जो मराहत याफ्ता तबका है, कि पिछले साल की अभी रिपोर्ट आई है कि 2666 अरब रुपये उसको आप सब्सिडी देते हैं। उसमें इदारे भी शामिल हैं, उसमें कारोबारी लोग भी शामिल हैं। आप उन पे कट क्यों नहीं लगाते? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जितने FTAs किए हुए हैं, मतलब चाइना समेत बाकी ममालिक के साथ, जब आपको पता है कि आपका मुल्क इस सिचुएशन में है और वो मुल्क अफोर्ड करते हैं, ऐसी चीज़ें जिस पे आपने गैर जरूरी उनको छूट दी हुई हैं, जो कि पाकिस्तान में भी बनती हैं, उसके बावजूद भरमार वहाँ से हो रही है, उनसे आप रीनेगोशिएट क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, कम अज़ कम जो ड्यूटी हमारा हक बनती है, टैक्स हमारा हक बनता है, जो इवन दैट पाकिस्तान में चीज़ें बनती है वो भी इम्पोर्ट करते हैं, उन पर आप जो है वो कोई जो है वो ड्यूटी जो लगती है वही लगाए। शुक्रिया भाई। देखें FTAs जब हम पिछली मरतबा थे और चाइना से सेकंड पार्ट FTA करना था तो हमने उसको रोका था, और FTA को रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देते हैं और दूसरे ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा शफकत ही फरमाते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेते। हम उसका अक्सर जो है वो RDs लगा सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बन रही है लेकिन बाहर से आ रही है और यहाँ पे मार्केट वो हो गई है, हमको इंडस्ट्री पॉइंट आउट करती रहती है, हम उस पर RD लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप भी बता दीजिए, इंडस्ट्री तो बताती रहती है कि इस पे लगा दो, उस पे लगा दो, वो तैयार हैं हम। लेकिन ज़ाहिर है आप ये बात समझते हैं कि इंपोर्ट टैक्सेस भी अगर बहुत ज़्यादा कर लें तो उससे एक्सपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और अक्सर चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं, देखें आप हमारा इंपोर्ट जो है अगर 78 बिलियन का इस बार होगा तो उसमें 18 बिलियन तो खाली खाम ये जो ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 4-5 बिलियन खुर्दनी तेल है, 8 बिलियन के अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन है, वीट है। तो मैं कहाँ पे इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दूँ? लेकिन आपको पता है कि हम बहुत पैसे कमाते हैं इस पर टैक्स लगा के। 52% जो हुकूमत पाकिस्तान की आमदन है वो पोर्ट से आ रही है। और इनफैक्ट सच्ची बात यह है कि पहले 10 महीने में और शायद इस महीने में भी जो ग्रोथ हमारी आई है वो सिर्फ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स पे आई है। लोकल तो सेल्स टैक्स एक्चुअली कम हो गया है पिछले साल से। तो ये बात भी जी इसके बाद ज़रूर आऊँगा। जी भाई ये बात आपकी एकदम जी मैं समझ गया। जी देखें ये बात में आप मुझे ये स्टडी मेरी नज़र से नहीं गुजरी तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर एक मराती याफ्ता तबका है जो कि एक ज़्यादा पावरफुल तबका भी है। साहिब सरवत लोगों को हम ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, चाहे वो सस्ती गैस देनी हो, सस्ती बिजली देनी हो इंडस्ट्रीज़ को वगैरह वगैरह। और जो साथ साथ हम जैसे बिस्प के लोगों को पैसे इतने नहीं देते, लेकिन हम सस्ते लोन्स दे दिए स्टेट बैंक ने, टर्फ के दीगर चीज़ें हम देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हमें आए हुए अभी 45 दिन हुए शायद मुझे, तो कुछ वक्त दीजिए इंशाअल्लाह ताला। और एक मरतबा मैं ख्याल से अगले साल जब इलेक्शन होगा सितंबर अक्टूबर में,
और शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी और फिर इंशाल्लाह हम आएंगे तो ये चीज़ें भी देख लेंगे। वो हो गया। अब इधर आ आपने उस दिन ये आप दोनों में आपस में कोई लड़ाई तो नहीं है ग्रुप में? इंटरनेशनल मीडिया को आपने इंटरव्यू दिया, आपने कहा कि रूस से जो है वो हम सस्ता तेल नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, ठीक है, पाबंदियों की वजह से। अब जो पूरा यूरोप जो है रूस से गैस भी लेता है, तेल भी लेता है, तमाम चीज़ें, उनके लिए कोई सैंक्शन नहीं और आपके लिए, और दूसरा इसके साथ ही इंडिया भी ले रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जुलाई में क्या आप पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और लेवी लगाएंगे? जी, गुजारिश ये कि पहले मैंने ये जुर्म सरजद नहीं किया जो आपने जिसके ऊपर मुझे ताना दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि हम लोग से नहीं ले सकते। मैंने ये कहा था कि हमने पिछली दौरे हुकूमत में 29 मार्च को 1 महीना और इमरान खान के दौरे के 1 महीना और चंद दिन बाद बहरहाल हमारा अदर साहब को वक्त मिल गया तो उन्होंने रूस को लेटर लिखा। आप ये देख लीजिए कि जिस दिन खान साहब तशरीफ़ लाए थे वापस मॉस्को से या रशिया से, उस दिन किसी अखबार में ऑयल का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे दिखा दीजिए। सिर्फ वीट की बात होती थी और गैस की बात थी और वहाँ के ये बात भी थे, ऑयल का कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद 29 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा, एक अपनी रुखसती से 2-4 दिन पहले, और जब उनको यकीन था कि वो जा रहे हैं कि भाई हमको तेल दे दो, उस तेल का लेटर का कोई जवाब रशिया ने नहीं दिया। उसके बाद हमने अपने सिफारत खाने के अंदर एक सिफारतकार को भेजा रशिया के अंदर, ये हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है, कि जाके बात करो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले, और ये पूरा पोलाइट है, अदरवाइज दे कुड हैव रिटन अ लेटर एंड सेड नो, बट उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और वो लेटर आज भी एग्जिस्ट करता है, तो दे कैन ऑलवेज रिप्लाई टू अस। उन्होंने कहा कि आपने वो उन्होंने ये भी पोलाइटली कहा कि 2015 का एक गैस का एग्रीमेंट था G2G, आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बात है, आप खुद भी जाके मालूम कर सकते हैं कि ये बात है। तो उन्होंने, रशिया ने खुद उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो बेचने वाला जवाब नहीं दे तो मैं ज़बरदस्ती ले सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैंने की थी और CNN वाले तो इन्होंने, मेरे ख्याल से वो बेकी एंडरसन साहबा ने ट्वीट भी की थी कि मैं अब भी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कोई 30% सस्ता दे रहा है तेल तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे ऊपर सैंक्शंस ना आ जाएँ उसकी वजह से। ये बात तो तय है। लेकिन अगर सैंक्शन मेरे ऊपर नहीं आते तो मुझे कोई सस्ता तेल दे रहा है तो मैं क्यों नहीं लूँगा। मुझे ना सिर्फ, और तीसरी बात ये कि वीट जो, अगर वो उन्होंने इमरान खान साहब ने उधर बात की थी तो यहाँ पे ECC ने उसका कोई नहीं की। वो ECC की परमिशन G2G के अंदर जाके रशिया से बात करने की, वो भी इस खाकसार ने दी है। वो भी उनकी हुकूमत ने नहीं दी 1 महीना और 5 दिन के अंदर कि जाके वीट ले लो। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हम वीट, रशिया से तो बातचीत शुरू कर दी, अगर यूक्रेन हमको वीट देगा तो हम उससे भी लेने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ पे, हमारे पास 22 करोड़ की आबादी है, हमको उनके पेट भरना है। हमको मतलब जो भी वीट देगा हम उससे ले लेंगे, जो सस्ता वीट देगा उससे ले लेंगे। इसी तरह जो हमको सस्ता तेल देगा हम उससे ले लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। हमको सऊदी अरब डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल देता है, वी आर वेरी हैप्पी टू बाय फ्रॉम देम। हमको अगर अल्लाह करे प्राइस वैसे ही कम हो जाए, लेकिन अगर कोई 30%, तो मैं अभी आपके तवस्सुस से हम तमाम लोगों को ये कहता हूँ, तमाम ममालिक को ये कहता हूँ कि जिसको पाकिस्तान को 30% की अगर 29% डिस्काउंट देते हैं, मैं तैयार हूँ लेने के लिए। अब इधर टैक्सेस का नहीं बताया सर आपने, मैं आता हूँ उसको। आप साफ बात करते हैं। अभी रिसेंटली जब आप अपोजिशन में थे, आपने कहा था कि 137 रुपए लीटर एक गरीब आदमी पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता, एक पैसा नहीं बढ़ाने देंगे। जी, सही बात है। 60 रुपए बढ़ा दिया है। आप इतराफ करते हैं कि पेट्रोलियम पर हर हुकूमत और हर जो वज़ीर ख़ज़ाना है वो सियासत करता है और आपने भी वही रास्ता अपनाया। सेकेंडली, क्या ऐसी कोई प्रपोजल देंगे कि काबीना के अरकान, सेनेटर और MNA जो हैं, उनको जो पेट्रोलियम पर सब्सिडी मिलती है, जो उनको पैकेज मिलता है, उस पर 50% कट लगाए ब्यूरोक्रेसी में। ये सवाल जो है ना, ये आहिस्ते आहिस्ते आप लोग मुश्किल भी कर रहे हैं और आसान भी कर रहे हैं, ठीक है। और किसी का भी नाम ले ले भाई, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई, मेरी बात, मैं इतनी गुजारिश कर देता हूँ कि मैं गाड़ी भी अपनी चलाता हूँ और पेट्रोल भी अपने पैसे का लेता हूँ। मैं इस हुकूमत से ना मैंने गाड़ी ली है, ना घर लिया है, ना एक्चुअली घर, मैं अपने घर में रहता हूँ, पेट्रोल भी मेरा अपना है, ठीक है। तो ये तो भाई जितना मैं कर सकता था मैं कर लूँ, बाकी जज साहिबान से आप लोग खुद जवाब कर लीजिएगा। दूसरा आपका सवाल था तो ये मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आपने टैक्स की बात करी है, जुलाई में लगाएंगे। कोई और सवाल नहीं है। सर एक बात कर रहे हैं, क्या आप गोहर एजाज की, आरफ हबीब की, AKD की, ये जितने भी
टेक्सटाइल है, ओनर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ये तकरीबन 100 अरब रुपए सालाना आपसे गैस की और बिजली की अनटारगेटेड जनरल सब्सिडीज ले रहे हैं। आप अब हमें ये बता रहे हैं कि जब अगली दफा इलेक्शन जीत के आएंगे तो फिर उनकी सब्सिडीज विड्रॉ करेंगे। आप उनकी ये सब्सिडीज जुलाई से क्यों विड्रॉ नहीं करते, ताकि आपकी ये पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप इक्विटेबल है, ट्रीटमेंट करें, और अमीर को आपको पहले करना चाहिए था लेकिन अभी भी करते हैं। देखें एक इसके अंदर ज़रा सी गौर बात फरमाइए। पाकिस्तान के अंदर हर सूबे को बराबर रेट पे गैस नहीं मिलती, आप जानते हैं, क्योंकि एक 158 आर्टिकल है जिसके तहत जिस सूबे में गैस आती है उस सूबे का पहले हक होता है। और इत्तेफाक ये है कि सिंध से तकरीबन 70% और बाकी केपी से तकरीबन 30% गैस निकलती है। तो उनके शहरियों को तो हम पूरे पाकिस्तान में हर रेट सबको बराबर रेट पे देते हैं, लेकिन उनके फैक्ट्री वालों को हम सस्ती गैस देते हैं। अगर उनको सस्ती आप गैस दे रहे हैं तो क्या पंजाब के अंदर हम मिलें बंद करवा दें? क्या पाकिस्तान से हम एक्सपोर्ट बंद करवा दें? तो क्या हम एक्सपोर्ट ना करें? अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश और दीगर ममालिक अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क के सनतकारों को सस्ती गैस या सस्ती बिजली दे रहा है, तो हम क्या अपने मुल्क के सनतकारों को महंगी बिजली देकर गैस बंद करवा दें, बिजली देकर उनकी महंगी बिजली देकर या महंगी गैस देकर उनको बंद करवा दें? तो ये हमको देखना पड़ता है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट गिविंग सब्सिडीज टू टेक्सटाइल मिल्स। मैं समझता हूं आपकी बात, मैं आपकी बात पे एग्री करता हूं टू वन एक्सटेंट, लेकिन दूसरे पहलू भी आप देखें कि ये हमें एक्सपोर्ट की भी जरूरत है और हमारे लोगों को हमको कंपैरेटिव रखना भी जरूरी है। और हमको अगर 2 सूबों के अंदर सस्ती गैस मिल रही है, जिसमें से एक में मेरा भी ताल्लुक है, और अगर एक सूबे में नहीं है गैस, तो क्या हम क्या पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट बंद कर दें? तो ये भी आप ये भी चीज़ को मद्देनजर रखिए। तो इसलिए ये बात हुई है और हम इसका कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं कि थोड़ी सी बिजली दे दें, थोड़ी सी गैस दे दें, ताकि उनका वारे में आता रहे। और हमारी कोशिश ये होती है कि एनर्जी कॉस्ट तकरीबन इक्वल रहे। हैविंग सेड दिस एक मिनट, इस वक्त जो इंटरनेशनल LNG की प्राइस हो गई है, कुछ तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से नवाज शरीफ की हुकूमत में जो सौदे हुए थे उसकी वजह से, 5 सौदों की वजह से हमको सस्ती गैस मिल रही है। लेकिन जो खान साहब ने लॉन्ग टर्म और सौदे नहीं करे और 12 सौदे तक अभी तक नहीं पहुंचे, और जिसकी वजह से स्पॉट रेट लेने पड़ रहे हैं, वो $30 की गैस मिल रही है। हम $30 की गैस लेकर $6 की गैस देना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारी यहाँ पे क्योंकि रुपया भी डीवैल्यू हो गया, तो हमारी वेल हेड कॉस्टिंग भी बढ़ गई है। तो इस वक्त हम सिंध में भी, KP में भी, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो उसको कुछ ना कुछ उसका सद्देबाब करना होगा, प्राइसेस को रैशनलाइज करना होगा। लेकिन नंदलेस वी विल एब्सोल्युटली मेक श्योर, आई वांट टू से दिस टू माय एक्सपोर्टर्स, आई वांट टू से दिस टू इंडस्ट्रियलिस्ट, कि हम आपको कंपैरेटिव रखेंगे, हम आपको इंटरनेशनली कंपैरेटिव रखेंगे, और हम आपको इस किस्म का कॉस्ट बर्डन नहीं देंगे कि खुदा न खास्ता आपको तकलीफ़ हो। हमको ये बात भी पता है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गए, तो वैसे भी ज़रा सा वर्किंग कैपिटल का भी मसला है। साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जो काम पिछली हुकूमत ने नहीं किया, जबकि वो अनाउंस तो बड़ा कर देते थे, DLTL ये, DLTL वो, लेकिन पैसे नहीं देते थे, वो पैसे भी इंशाअल्लाह हम आपको दे देंगे। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ये सवाल पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो सवाल, इसका गैस आऊँगा। हाँ, ये इतना बेचारा अच्छा आदमी है यार, देखो कितना मौजूद तरीका है। अब सवाल अच्छा पूछ लेना। आपने कहा कि गरीब आदमी का बहुत ही ख्याल है, और वाकई मुझे लगा कि आपको शायद बहुत ज्यादा ख्याल है। अब तंज कर रहे हो। अब कह रहे हैं मुसद्दिक अली साहब के जहर खाने के भी पैसे नहीं है, आपका भी कोई बात है। सर, आप जो 28 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं ना 2000 पे, मेरी एक ये तजवीज़ है, आप वो 28 अरब भी वापस लें। सेकंड नंबर पे सर, आप ये जो आउट ऑफ द बॉक्स, क्या आपके पास सोल्यूशन है? मेरे नज़दीक आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर एक सर सड़क पे चलते हुए को भी ये वजारत उज़्मा आपकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ये मिल जाए ना, तो सर वो भी यही डिसीजन ले लेगा। क्या आप गवर्नमेंट में आके पछता रहे हैं? आप चैन से सो रहे हैं कि आप जो स्टेप ले रहे हैं ये आप बहुत अच्छे स्टेप? मैं भाई जी मैं सच बता रहा हूँ आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कि मैं 3-4 साल जब अपोजिशन में थे तो मैं कभी भी इतना सुबह जल्दी नहीं उठा हूँ। और मैं वो कहते हैं कि इमरान खान कहता था घबराना नहीं है, शहबाज शरीफ कहता है आपने सोना नहीं है। तो सारा दिन काम करना होता है, सुबह जल्दी उठ के ऑफिस आ जाता हूँ। मैं आपको सच नहीं, पछता नहीं रहे, ये हमारा मुल्क है। अगर इसमें खान साहब ने 4 साल में इतनी ख़राबी की है तो 5 साल में और ख़राबी करते। ये हमारा मुल्क है, मुझे इसको सुधारना मेरा फ़र्ज़ है। देखो मेरी बात सुनो, ये नहीं है कि मेरा घर यहाँ पे है, मेरा कब्रिस्तान भी यहाँ पे है, मैं यहीं पे मरूंगा और यहीं पे दफन होऊंगा। तो मैं इस मुल्क को मैं नहीं सुधारूंगा, आप नहीं सुधारेंगे तो कोई बाहर से आदमी आएगा सुधारने के लिए।
और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप चले जाएं IMF में, जब तक IMF में जाते रहेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब तक आप सऊदी से या चीन से या किसी से भी, भले जितना भी अच्छा मुल्क हो हमारा, कितना भी ब्रदरली मुल्क हो, अगर आप उसकी इमदाद लेते रहेंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जिस दिन हम पाकिस्तान मिन्हासुल कौम डिसाइड करेंगे कि हम खुद चलेंगे आगे, तो इंशाल्लाह उसी दिन आगे बढ़ सकेंगे। हम इस मुल्क के अंदर 36 अरब डॉलर का, 31 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, 8% ऑफ GDP एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ों के बारे में हमको सोचना चाहिए। लेकिन ये साथ भी आप सोचें कि श्रीलंका जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया। एक श्रीलंका के किसी आदमी ने लिखा था कि पूरे दुनिया में आपको पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन नज़र आते हैं, श्रीलंकन इसलिए नज़र नहीं आता कि हर चीज़ को सब्सिडाइज़ करा हुआ है। हम आटे को सब्सिडाइज़ करते हैं, हम चीनी को सब्सिडाइज़ करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट। आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर कि उसके दिल में गरीब के लिए दिल धड़कता है उसका, कि उसने कहा नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहता है कि नहीं, आटा और चीनी सस्ती करेंगे। आई एम प्राउड ऑफ शहबाज शरीफ विद दैट। लेकिन हम अपना जेब देख के सब्सिडी दे सकते हैं, हम 120 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकते। अगर कोई ये समझता है तो फिर आप ये मुल्क को धकेल रहे हैं बैंकरप्सी की तरफ। क्या आपको ये नहीं पता कि इमरान खान ने ये सिर्फ हमारे खिलाफ ये बम लगाने के लिए किया था? कि ये बात तय नहीं है कि जब ये किया गया था उस वक्त भी मैंने जाके कहा था कि ये गलत स्टेप है, कि ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहा है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जितना भी कुछ लोग पाकिस्तान से जले हुए हों इस वक्त, पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के कोई टुकड़े नहीं रहेंगे। ये इंशाल्लाह मुल्क मजबूत से मजबूत तर होगा। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन से पैसे मिलने के बाद पाकिस्तानी रुपया मज़ीद मुस्तहकम होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकबिल के जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आला तरबियत जरूरी है। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के फैकल्टी अरकान और कोर्स में शरीक जवानों से मुलाकात की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तंजीमें भारत में अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम को उजागर करते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों की तरफ से मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापों के दौरान लोगों को डराया, धमकाया और हिरासा किया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेज के एहलकारों ने श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, इस्लामाबाद, पुलवामा, कुलगाम और शुपियां अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। KMS के मुताबिक रहनुमा सैयद बशीर इंतराबी ने श्रीनगर में से जारी एक बयान में कहा कि भारत जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी तसल्लुत को तूल देने के लिए जालिमाना हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जारी कत्लेआम का नोटिस ले। रियासती तहकीकाती एजेंसी ने श्रीनगर में कायम न्यूज़ पोर्टल दी कश्मीर वाला के कायम मकाम एडिटर यशराज शर्मा को 2011 में पोर्टल में शाया होने वाले एक मजमून से मुतालिक एक मुकदमे में तलब किया है। गुलामी की बेड़ियां टूट जाएंगी के उन्वान से ये मजमून एक कश्मीरी कॉलम निगार अब्दुल अला फाजली ने लिखा था कि जो मजमून लिखने की पादाश में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हैं। हुकूमत की जानिब से किसी भी पाकिस्तानी वफ्द के द्वारा इसराइल को मुस्तरद करने के बाद दौरे का इंतजाम करने वाली NGO की सरबराह अनीला अली ने भी हालिया इंटरव्यू में हुकूमती मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। अमेरिकन मुस्लिम मल्टी फेथ विमेंस एम्पावरमेंट काउंसिल के सरबराह अनीला अली ने एक इंटरव्यू में कहा है कि दौरा मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अमेरिकन ख़वातीन तंजीम की जानिब से तरतीब दिया गया, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं।